अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल इंट्रो के बेसिक कंसेप्ट से रिवीजन की थी और उसका मेन हमारा प्राइमरी मकसद ये था कि हमने ये जज करना था कि हम डबल एंट्री में कहाँ फॉल कर रहे हैं। उस चैप्टर के बहुत से कंसेप्ट्स रहते हैं लेकिन उनके बगैर गुजारा हो जाएगा। अभी गुजारा किन के बगैर नहीं है। एक चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन, इंट्रो का चैप्टर नंबर 6, इंट्रो का चैप्टर नंबर 7 इन्वेंट्री और इंट्रो का चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर हम ये कर लेते हैं इंट्रो के लेवल पे तो सबसे पहले FAR 1 आसान होगी, दूसरे नंबर पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आसान होगी। आज भी हम अभी CMA में कॉस्ट तक पढ़ लिया था आज के लिहाज से। अब नेक्स्ट जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे क्लियर कर लें इंट्रो के लेवल पे। वहाँ पे अगर कोई डेविएशन आएगी तो हम उसे हैंडल करने के काबिल होंगे। फिर हमने आज डिस्कशन अपनी करनी थी डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड्स में क्या है? एक तो है ICAP डेफिनेशन देता, सिंपल वर्ड्स में क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये हम टर्म्स डिस्कस करेंगे जब हम फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको लगे कि आपका कोई एक्सपेंस होना है या हो जाएगा उसको रिकॉर्ड कर लो। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हुए हमने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि उसने ये सोचा था कि उसके एसेट की कॉस्ट या एसेट की वैल्यू ये है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि उसकी वैल्यू को उतने पे नहीं रहने देती, कम करती है। कितना करती, कैसे करती है देखते हैं। लेकिन इस डेप्रिसिएशन से पहले जो मेन बात है हमारी वो है कि एसेट्स दो तरह के, इन यहां पे लिख रहे हैं जी हम टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे FAR 2 चैप्टर 1 में। तो ये तो डिस्कशन गई आउट, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। इंटेंजिबल को सिर्फ हमने कह दिया कि फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती, टेंजिबल कह दिया फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, टेंजिबल फिर दो तरह के, एक करंट, नॉन करंट। इन करंट के ऊपर भी हमारी डिस्कशन IAS 16 या चैप्टर नंबर जो डेप्रिसिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं या हम FAR 1 पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है। ये कहाँ पे चले जाएगी? ये इन्वेंट्रीज में जाएगी क्योंकि IAS 2 से डील करेगा। अगर हम करंट एसेट्स में जिस तरह जाते हैं, इन्वेंट्री करंट एसेट है, हम वहाँ पे इसकी डिस्कशन करेंगे। नॉन करंट, नॉन करंट भी दो तरह के, एक डेप्रिशिएबल, एक नॉन डेप्रिशिएबल। ये सिर्फ ज़्यादातर हम कहते हैं यूजुअली लैंड ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिशिएबल में वो सारे एसेट्स जो हमने कल एक डिटेल बनाई थी, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, मशीन वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, सारे के सारे यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। हमने कहा डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने लगी है या उसके ऊपर बात करने लगे हैं इन एसेट्स के ऊपर। बाकी सारी एक फ्लो चार्ट आपको दिया था, वो भी एसेट्स हैं, नो डाउट उनके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन रेलिवेंट एरिया में। अभी आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। हमने कहा डेप्रिसिएशन एक हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर आम एक्सपेंस होता तो उसकी एंट्री क्या होती है? कल हमने की थी, जिस तरह वेजेस एक्सपेंस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था या बैंक क्रेडिट किया था, कुछ भी कर सकते हैं, कैश या बैंक दोनों से पे कर सकते हैं। क्या हमने इसमें इसे पे करना होता है? बताएं। नहीं। जब पे नहीं करना होता कैश या बैंक के थ्रू तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। पहली बात, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश पे नहीं होता।
है एक्सपेंस लेकिन कैश पे नहीं होता। होगा क्या, हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फ्लो चार्ट पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात याद करेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन है, अगर इसके ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये फिर अगर हम एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, जिसे हम कहेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक एंट्री हम करते हैं इसकी, जो पूरी हम इंट्रो में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था चूंकि, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। ये तो बात सीधी सी थी। मैंने आपको कल समझाया था कि वहाँ पे फ्लो चार्ट दिया था 10 हेड्स का, कहा था कि जितनी चीज़ें पढ़ते जाएंगे वापसी आके मर्ज यहीं पे होनी है। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को हमने एक्सपेंस कह के एक्सपेंस की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने कहा कि अगर ये डेबिट कर रहे हैं तो साथ जितनी डेप्रिसिएशन हर ईयर की होती जाएगी उसे एक्यूमुलेट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। ये क्या टर्म है, कैसे है, उसके ऊपर डिस्कशन अभी हम करते हैं। अभी सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। अब दूसरी एंट्री रेयर है, होती है रेयर है, लेकिन चूंकि हमने नेक्स्ट अभी FAR 1 पढ़नी है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट होता ही होता है। हाँ, वो काम जो उसमें होना था, यहां पे हम डायरेक्टली एसेट, जिसको हम कह रहे थे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यहां पे डायरेक्ट फिक्स एसेट ही क्रेडिट कर देते हैं। यहां पे डायरेक्ट फिक्स एसेट क्रेडिट कर देते हैं। अब ये जो था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको भी देखना है लेकिन उसको भी देखना है। इन दोनों का एक छोटी छोटी बात बताना चाहता हूं। कल हमने एसेट अकाउंट पढ़ा था, कल हमने एसेट अकाउंट पढ़ा था। लेट्स एज्यूम एक एसेट का अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा कोई, फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम 1000 रुपए। पूरे साल में कोई एडिशन हुई होगी कैश या बैंक के थ्रू, लेट्स एज्यूम 2000 की। लेट्स एज्यूम फिगर्स हैं, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं पूरी डिटेल में। एज्यूम फिगर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस था, कैश था, साल एंड हुआ, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3000 रुपीज़। टोटल नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो इस मामले में, इस वजह से लेजर पहले पढ़ाए थे। डन, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है। एसेट का अकाउंट बन गया एक एज्यूम फिगर के साथ। होता क्या है, हम इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी चीज़ आती जाएगी उसका अकाउंट बनाते जाएंगे। हुआ क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, अब यहां पे ये लिख रहा हूं, एक दफा एक्सप्लेन बाद में करूंगा, सिर्फ एक चीज समझिएगा। ओपनिंग बैलेंस था कोई भी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया ही था, या चले थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 500 रुपया था। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड हुआ 1000 रुपये, लेट्स एज्यूम फिगर्स हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1500 रुपये। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बनाने हैं, सारा कुछ करेंगे। बताना चाहता हूं एंट्रीज का डिफरेंस। अब ये दोनों काम हो गए, ईयर एंड हो गया। बात याद रखनी है, ये कैलकुलेट भी ईयर एंड पे होती है, मोस्टली नहीं, डेप्रिसिएशन होती ही ईयर एंड पे है, कैलकुलेट ईयर एंड पे करते हैं। ईयर एंड पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो आज क्या करें, हमने अकाउंट बना लिए, ईयर एंड आ गया, क्लोजिंग डेट आ गई हमारे पास इसकी क्लोजिंग डेट आ गई। ये दो अकाउंट्स थे मेरे पास, ठीक है जी। अब एंट्री मैंने पास समझानी थी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस एंट्री ने किया क्या हमारे साथ, बस ये समझाना चाह रहा हूं, इस एंट्री ने हमारे साथ क्या किया। अगर हम एक और काम करें छोटा सा, क्योंकि वैल्यूज 3000 में से 1500 निकालूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं साल के शुरू में कुछ भी नहीं था, बीडी कुछ नहीं था, 1000 था, यहां पे भी 1000 ही आ गया। अब देखिएगा हमने क्या किया, क्लोजिंग डेट पे जब बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट क्या होती है, ये रहता है काम, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन को फोकस करना है समझाने के लिए। आपने बस एक बात याद रखनी है, एक होती है
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उससे पहले होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। उसमें हमने अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है। कंप्रीहेंसिव इनकम में उसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, वो जो हेड हमने 10 बनाए थे उनमें से 3 चीज़ें जाती हैं, मतलब एसेट फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। बस अभी इतना याद रखना है, बाकी इस पर डिस्कशन पूरा एक लेक्चर होगा। अब यहां पे हमने कहा कि जब वहां पे अपनी बैलेंस शीट में हम रिपोर्ट करेंगे अपने फिक्स एसेट्स को तो कितने लिखेंगे? 3000। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? हमने कहा क्या है ये? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन थी। हाँ, मर्ज होगी। क्यों मर्ज की? कि अगर साल के शुरू में भी कोई थी तो वो भी आ जाए, क्योंकि साल के शुरू में कुछ एसेट्स भी थे। एज्यूम कर रहा हूं अभी सिर्फ फिगर्स को, यहां पे आ गया मैं। अब होना सिर्फ एक काम है, देखिएगा, हमने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स रिपोर्ट करने हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, पीपीई जिसे कहते हैं, उसमें सारे फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। तो पीपीई हमने रिपोर्ट किए 3000। ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट आइटम होगी। यहां पे लिखेंगे कि लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की? 1000 की। अकाउंटिंग में नेगेटिव साइन ब्रैकेट से शो होता है, आप लोग इससे नॉन है। तो आंसर आ गया मेरे पास 2000। मेरे पास नेट एसेट्स आ गए मेरे 2000। किस एंट्री के मुताबिक चले थे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस एंट्री के मुताबिक अगर चलते तो क्या करते? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूंकि नहीं आ रहा हमारे लेजर्स में, तो हमने इसको तो पहले किया अलग-अलग। हमने कहा कि एसेट का अकाउंट बनाएंगे जिस तरह वहां पे बनाया था। सेम वे में कोई बीडी एज्यूम करेंगे, वही लेते हैं 1000 रुपए। पूरे साल में एडिशन हुई कोई ना कोई 2000 की। अब इस एंट्री में एसेट आ रहा था, एसेट का नाम आ रहा था? नहीं आ रहा था। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एसेट का नाम नहीं है, तो मैंने एसेट के लेजर को इफेक्ट भी नहीं किया। एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट। फिक्स एसेट ने क्रेडिट होना है कितने पैसों से? हमने एज्यूम किया था 1000 से, तो 1000 रुपीज यहां पे लिख दिए। एसेट को तो क्रेडिट कर दिया। मुझे बताएं, अगर किसी के और के लेजर में किसी और आइटम ने आके डेबिट होना हो तो यही जगह होती है उसकी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने यहां पे लिख के डेबिट कर दिया जिस तरह वहां पे किया था। साल ईयर एंड हुआ 3000 सम टोटल, यहां पे भी 3000 वैल्यू माइनस की तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? 2000। अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर उस एंट्री के मुताबिक चलेंगे तो आपके लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही आपके नेट एसेट्स होंगे। लेकिन अगर आप इस एंट्री के मुताबिक चलेंगे तो आपको इस वे से चलना है। आजकल आप FR1 में किस एंट्री के मुताबिक चल रहे हो? इस एंट्री के मुताबिक। लेक्चर नंबर 10 में जाके इंशाल्लाह आप किस पे चले जाओगे? उस एंट्री के मुताबिक। यहां तक बात हजम हुई है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात अभी डिबेटेबल है, छोड़ दें, बाकी डन है। ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्या? इसका नाम, चूंकि ये एसेट की वैल्यू में से माइनस होती है, एसेट को कम करती है, हम इसे कहते हैं ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। एसेट को कॉन्ट्रा, कम करना, माइनस करना, कुछ भी एज्यूम कर लें। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। जो भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट आप पढ़ोगे, एसेट की नेचर डेबिट। अगर डेबिट में से किसी चीज को कम करना है तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर भी क्रेडिट होती है। इसी वजह से मैंने ओपनिंग भी क्रेडिट लिखा, मैंने क्लोजिंग भी क्रेडिट लिखा। कोई भी क्रेडिट नेचर आइटम हो उसका ओपनिंग भी क्रेडिट, उसकी क्लोजिंग भी क्रेडिट। कोई भी डेबिट नेचर आइटम हो उसकी ओपनिंग भी डेबिट, उसकी क्लोजिंग भी डेबिट। ये कल हम सीख चुके थे। ओपनिंग क्या होती है? जिस तरह मैंने आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री बताया था कि क्लोजिंग डेट पे अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी हो, अगले साल शुरू होता है तो वही इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। इसी तरह अगर साल के एंड पे कोई बैलेंस क्लोजिंग हो, अगले साल जब हम उसे 5 बजे क्लोजिंग है, अगले साल जब उठेंगे और अगला दिन आया होगा तो 7 बजे जब उठेंगे तो उसी बैलेंस को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कह देंगे, पिछले ईयर से लाया हुआ। BD क्लोजिंग का CD का एब्रीवेशन है कैरेड डाउन।
कि आगे लेके जाना है, और BD का मतलब है ब्रॉड डाउन, कि मैं ले आया। ठीक है जी, चलूँ आगे। ये तो था एक छोटा सा फ्लो चार्ट कि हमने इन एंट्रीज का करना क्या है। अब बात सारी हमारी रहेगी इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे, ये क्या बला है और ये आनी कैसे है, इसी के ऊपर हमारी डिबेट चलनी है पूरे लेक्चर में। हमने कहा कि इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स। काफ़ी सारे हैं, नाम बड़ी दफ़ा आपने सुनते रहना है, तो सारी देख लेते हैं एक दफ़ा। पहला मेथड जिसे आप आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी मेथड का दूसरा नाम कॉस्ट मेथड। अब ये चीज़ें कौन याद करेगा? ये आप लोगों ने याद रखनी है, याद करोगे आप लोग। जैसे ही मेरा ये काम पूरा होगा आप एक पिक्चर ले लीजिएगा, बाकी नोट बाद में कर लीजिएगा। अभी नोट करने पे ध्यान नहीं देना। उसकी वजह ये है कि नोट किया जाता है जब लेंथी क्लास हो। आप यकीन करें अगर कोई लेंथी क्लास होती, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरे 1 घंटे में पढ़ना था, पता नहीं क्या क्या बोलते रहना था। फिर नोट करने का टाइम होता है, बच्चों को टाइम दिया जाता है। हमने आज इंशाल्लाह 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ना है। कितना? ये मेथड भी पढ़ेंगे। फिर अगला मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कभी नाम आ जाए डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नेट बुक वैल्यू मेथड। और भी कोई ना कोई निकल आएगा, और भी कोई ना कोई निकल आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको पढ़ के समझ लग जाएगी कि मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यहाँ तक ठीक बात है, आगे चलो। इसी तरह एक होता है आउटपुट मेथड। फिर नहीं जी, सर्विस और मेथड। इस आउटपुट मेथड का दूसरा नाम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी, बस ये याद करने वाली कुछ टर्म्स हैं, नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये नाम हमें याद करने पड़ेंगे। इसी तरह एक आखिरी रह गया हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एक तो आपने अपने आप पे बर्डन नहीं आने देना कि यार इतना सारा काम करना है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हमें पता ही ना लगे कि हमने ये 5 के 5 मेथड पढ़ लिए हैं। चीज़ें मेरी कोशिश होगी वो भी आप तक कम्युनिकेट कर दूं जो हमने इंट्रो में पेपर तक जाते जाते सीखी थी। क्या? लाइक एज हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक मेथड पे बात करेंगे। ठीक है जी, क्या होना है, कैसे होना है, इस सारी चीज़ों को डील करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सारे नाम हैं। हाँ, ये 3 मेथड आपके लिए कम यूज होंगे FAR 1 में, बहुत कम यूज होंगे। कभी इक्का दुक्का कोई एक आधा पॉइंट, कभी किसी पास्ट पेपर में कोई एक क्वेश्चन, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आई रिमेंबर एक क्वेश्चन था पूरे PP में, एक लेंथी क्वेश्चन था, उसमें ये यूज़ हो रहा था। बाकी आपने इन दोनों के ऊपर अपनी ग्रिप ऐसी करनी है कि लेवल हो जाए, और अभी हम इसी को शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, करना क्या है हर एक मेथड में, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने की टेक्निक समझनी है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स यहीं पे डिस्कस करते हैं ताकि ज़रा बोर्ड भी हमारा अच्छा से फील हो जाए। एक होती है एसिड की कॉस्ट, एक होती है एसिड की कॉस्ट। हमने एसिड की कॉस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ी लेक्चर नंबर 2 में FAR 1 के, आप लोग सब पढ़ के बैठे हैं। आपने उसमें सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखा। मैंने कल यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था, इसी वजह से उस बात को मैंने आज रिलेट करना था। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो
एक्सपेंस होते हैं, हम उन्हें एक्सपेंस लिखते हैं, लेकिन कभी कोई एक्सपेंस ऐसा भी हो जाता है उसे हमें कैपिटलाइज करना पड़ जाता है। उसकी हमने लंबी लिस्ट पढ़ी कि परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, रिबेट सब्सिडी कोई आए तो माइनस कर देना, एसिड ख़रीदा हमने। उसके बाद अगर हमने पढ़ा कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करनी है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड करनी है, उसके बाद जो है हमारी टेस्टिंग कॉस्ट अगर कोई हो वो ऐड करनी है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड करनी है, असेंबलिंग कॉस्ट ऐड करनी है, कैरिज इनवर्ड ऐड करना है। इस तरह की हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने कहा कोई एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग लॉस हो, उसे इग्नोर कर देना, कोई प्रॉफिट आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि प्रॉफिट का कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। कल वाले होमवर्क में मैंने एक पॉइंट डाला था। कोई लॉसेस ओवरहेड्स आ जाएं, पोर्शन ओवरहेड्स आ जाए, जनरल ओवरहेड्स आ जाए, कब तक वो नहीं बन सकते एसिड का हिस्सा, जब तक 5 रिजल्ट ना आ जाए। क्या एसिड की उसकी वजह से लाइफ इंक्रीज हो जाए, या एसिड की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, एसिड का कोई पार्ट रिप्लेस कर दें हम, या फिर हमारी एसिड की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, फिर उसके बाद एसिड का प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज हो जाए। कुछ भी हो सकता है। जब तक ये काम ना हो तब तक हमने उसे कैपिटलाइज नहीं करना। ये हम पढ़ चुके। आगे चलते हैं। कॉस्ट जो भी होती है लेकिन एक्चुअल होती है, एक बात। अगली टर्म क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू सबसे पहला पॉइंट एक एस्टीमेट है। क्या है? एक एस्टीमेट है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एसिड हमारा था 1000 रुपए का जो पड़ा था, या ये जो 2000 का लिया है हमने न्यू, वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जाएगा। यकीनन हमने लिखा कि डेप्रिशिएट करेंगे हम इसे। हम कहते हैं कि जब इसकी लाइफ अगर कहते हैं पूरी, उससे पहले एक यूज़फुल लाइफ भी लिख लेते हैं यहाँ पे। यूज़फुल लाइफ हम कहते हैं कि अगर ये एसी हमने लिया है तो इसकी कुछ ना कुछ लाइफ होगी। ये नहीं है कि अनलिमिटेड लाइफ है, कुछ ना कुछ लाइफ के लिए चलेगा। हाँ, होती ये भी हमारी एस्टीमेट है, एक अंदाज़ा होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये 5 साल चल जाएगा। ना चले 5 साल तो कुछ कह सकते हैं, अंदाजा ही था, गलत हो गया। 10 साल चल गया, फिर खुशकिस्मती। नहीं चला तब भी ठीक है। अब हमने कहा ये भी अंदाजा, ये भी अंदाजा। हाँ, कितनी लाइफ के लिए चलेगा? उस लाइफ जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, हमने कहा 5 साल चल जाएगा, तो 5 साल बाद जो वैल्यू बचेगी उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन कौन होगा ये? एक एस्टीमेट होगा, एक अंदाजा होगा। फिर हकीकत क्या होगी? कोई हकीकत भी तो होगी ना। होगी क्या? अगर आपने इसे इसके 5 साल बाद जाके एसी को बेचा और उस वक्त जाके आपके पास कोई पैसा आया, उस पैसे को हकीकत कहोगे जो आपने पहले नहीं एज्यूम कर सकते थे। उसको हम कहते हैं सेल प्रोसीड्स। क्यों बता रहा हूं? इंट्रो में हम नहीं बताते होते, क्योंकि आज आपने FR1 के डिस्पोजल में सेल प्रोसीड्स पढ़ ली। सेल प्रोसीड्स एक हकीकत है, ये एक्चुअल है, ये पैसे हमें आ गए हैं। सो अब कभी भी रेजिडुअल वैल्यू और सेल प्रोसीड्स के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। जिस दिन हमने एसिड खरीदा था उसी दिन वैल्यूअर से पूछा था यार रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। बनाने वाले ने कहा यार इतने का बिक जाएगा। और ये कैसे पता चलता है? इंट्रो से डेफिनेशन बताता हूं। कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू हमारा ऐसे पता लगेगी कि हमने एक्सपेक्ट करना है अगर आज यही एसी जो आज हमने खरीदा है, इस तरह का एसी 4 साल पहले वाला, मतलब अगर हमें 5 साल का ये लाइफ चले 5 साल, वो कितने का बिका था। आज अगर 5 साल पुराना एसी इसी तरह का बेचें तो वो कितने का बिकेगा, वही उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी जो नया लिया है। सो एक पक्का लग गया पता कि एस्टीमेट है। ये एक एस्टीमेट, ये एक्चुअल बात। यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट। तो होगा क्या? कभी कभी हम इसे कहेंगे यार 5 साल चल जाएगा, लेकिन वैल्यूअर आया, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। कौन? जो एसिड्स को, जगह को, चीज़ों को वैल्यू देता है कि इतने की बिक जाएगी, जो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ बताता है कि आज कल के हिसाब से ये इतने की है। उसने कह दिया नहीं, ये 5 नहीं 3 साल ही चलेगा बस, तो यूजफुल लाइफ चेंज हो गई। तो आज इंशाल्लाह यूजफुल लाइफ चेंज करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो सारा कोर्स ऑफ प्लान था जो हमने आज के लेक्चर में कवर करना है।
सो विदाउट एनी टाइम, एक तो जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें अगर आपने याद, क्योंकि नोट नहीं किया हुआ, एक बंदा बस ले ले, बाकी बाद में शेयर कर लेंगे, जल्दी से लें ताकि हम अपने मेथड की तरफ चलें आगे। जल्दी ज़रा कीजिएगा। डन? नहीं, जल्दी करें ना। आज पॉइंटर अच्छे मिले हैं हमें वैसे। अब हम एक एक मेथड करते जाएंगे, उसके अंदर आने वाली टर्म्स सीखते जाएंगे, और इस चीज़ को सीखने का सबसे याद रखने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है, ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ये मुझे भी ऐसे ही याद है कि एक फार्मूला है, उसके मुताबिक हमने इसकी टर्म्स सीखी हुई हैं और वही हमने कैलकुलेट कर लेंगे। 34। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत पड़ा है, अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम अब मेथड शुरू करने लगे हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरी कोशिश होगी हम इस तरह इसको पढ़ें कि एक ही पिक्चर में पूरा लेक्चर ख़त्म करें। हम पता नहीं कैसे लिखना है लेकिन कोशिश करते हैं। खैर, स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले तो स्ट्रेट का लफ्ज़ बता रहा है कि वो सीधा सीधा मेथड है, मुश्किल नहीं है। हमने बाकी मेथड जो पुट्ठे पुट्ठे लग रहे थे उनको भी सीधा कर लेते हैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। अब इसमें हमने कहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। हमने कहा जैसे ही हमारा ईयर एंड होगा तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। अगर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो हम कर लेंगे, लेकिन किसी फॉर्मूले वगैरह की जरूरत है। और वो किसने दिया है? वही तबूत वाले ने। किसने दिया है? वही तबूत वाले ने, और कोई एतराज नहीं है। आए फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या करना, एसिड की कॉस्ट लेना, उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना, डिवाइड कर देना यूजफुल लाइफ से, तुम्हारे पास उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन वो एक्सपेंस कब तक आएगा? तुमने जितने महीने का कैलकुलेट करना चाहते हो तुम्हें इजाज़त, तुम कर लेना। कैसे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक फ्रैक्शन भी लगा लेना। एडिशनल बात बता रहा हूँ, मुझे पता है आपने अभी तक ये नहीं देखी, आज देखी है कब क्यूमुलेटिव पीरियड कैलकुलेट करते, लेकिन उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हाँ, अगर एक साल की लेनी हुई तो 12/12 लिख देना। लेकिन अगर तुमने एसिड खरीदा था चौथे महीने में, एसिड खरीदा था चौथे महीने में, अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, चौथे महीने का पहला दिन है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 महीने, तो तुम 9/12 लगा देना। तो अपनी डिस्क्रिप्शन पे हमने फ्रैक्शन भी यूज करनी है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ सिंपल फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। हाँ करेंगे, इसी वजह से ये बात मैंने यहीं पे बता दी। अब कॉस्ट एक्चुअल होती है, रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट होता है, यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट होता है। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली, इसीलिए मैंने पहले डिस्कस कर दी थी ताकि यहाँ पे टाइम कम लगे। ये होगी जी बात। अब ऐसे तो आएगा नहीं कुछ भी, यकीनन कुछ ना कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा एक एंटिटी है, कोई बिजनेस है, कोई चीज़ है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हमने एसिड अकाउंट का, बल्कि मैं टाइम चूँकि ज़ाया नहीं करना चाहता, टाइम कम है हमारे पास, हम डायरेक्ट चलते हैं। एक एसिड का अकाउंट बनाया, हमने कहा पूरे साल में हमने एसिड न्यू खरीदा है, सीधी सी बात, कितने का? 1/1/21 को 1000 रुपये का एसिड खरीद लिया। इस एसिड में एडिशन भी हुई, क्योंकि आप लोग भी फेमिलियर हो, इस वजह से मैं ज़रा क्विक वे में जा रहा हूँ। हमने कहा कि 2000 का एसिड खरीद लिया हमने 1/4/21 को। क्लोजिंग डेट आई 31/12/21, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था 3000 रुपीज़। बस इतनी बात गिवन थी और कुछ नहीं था। उसने कहा एक एसिड है, अब ओपनिंग बैलेंस ये है, पूरे साल के अंदर एडिशन ये हुई। हाँ, इन एसिड्स की रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, वो लिख लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू 200 रुपये एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी सी अमाउंट। यूजफुल लाइफ हमने कहा 4 है, 4 ईयर्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, सीधी सीधी बात है, कॉस्ट उठाएंगे ओपनिंग की, हमने पहले पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो,
पहले ओपनिंग पे फॉर्मूला सेम है, मैं असल में फॉर्मूले की तरफ फोकस करना चाह रहा हूँ, बाकी तो सीधी सी बात है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू निकाली 1000 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 4, 800 ओवर 4, 200। एडिशन भी थी पूरे साल में, एडिशन को देख लिया। अब आएगी वो फ्रैक्शन वाली बात, कौन सी कि 2000 था रेजिडुअल वैल्यू, उसकी भी 200 थी, हमने एज्यूम किया हुआ है, और वैल्यू भी 4 साल थी। हाँ फ्रैक्शन लगेगी बस कि 4 को ख़रीदा था तो 9/12, क्योंकि अब एक्सपेंस पूरे साल का नहीं लिख सकते। प्रूडेंस कंसेप्ट ये नहीं कहता कि जो ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है उसे भी लिख दो। लिखना सिर्फ वो होता है जो हमें लगे कि हमने करना है या कर लिया, वो लिखना होता है बस। तो 9/12 किया तो ये हो गया 1800 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 9/12। कैलकुलेटर पे कीजिएगा ताकि गलती ना हो, कल भी हमने गलती कर दी थी कैलकुलेटर पे देखे बगैर। क्या? 337। ओके 337.5 कोई भी वैल्यू थी, हमने कहा फॉर एग्जांपल मैं इसे फिर 537.5 538 एज्यूम कर रहा हूँ। हुआ क्या? याद रखने वाली बातें, अगर मैं यहाँ पे एसिड अकाउंट बनाया है तो यकीनन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा। बीडी तो नहीं था, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने चार्ज कर दिया, कितना? 538, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 538। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है तो 3000 में से नेट एसिड्स अगर चाहिए हुए हमें तो क्या करेंगे? माइनस 538 करेंगे और आंसर दे देंगे उसे 2462। ओके, ये नेट एसिड्स हैं। अब हमने इनकी देखनी है नेचर। हमने क्या देखना है? इनकी नेचर, क्या क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या होती है और ये चीज़ें क्या होती है, जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एसिड है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस, हमने कहा वो बैलेंस शीट में जाकर रिपोर्ट हो जाएगा। एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन, हाँ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं पड़ी, लेकिन याद रखना है कि ये वाला जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाके पहले ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है, डेबिट नेचर की चीज़ है, तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे इनका अकाउंट बना है इसी तरह डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अकाउंट भी बनेगा। लेकिन एक छोटी सी मसला है, छोटा सा मसला, स्ट्रेट लाइन के की पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन के की पॉइंट्स उनको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। उनको बाद में, एक पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस में पहले जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये जाना है बैलेंस शीट में और जाके एसिड की कॉस्ट में से माइनस होना है। ये चीज़ हमने देख ली। अब की पॉइंट्स ये हैं जो याद करने वाले हैं, वैसे ही बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। एसिड की कॉस्ट होल लाइफ सेम रहती है, एसिड की कॉस्ट पूरी ज़िंदगी में सेम रहती है, कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी सेम रहता है। चेंज कब होगा? जब फ्रैक्शन चेंज होगी, लेकिन वो एडिशन पे हैं। अगर हमने एक ओपनिंग एसिड्स लिए हैं, अगर साल के शुरू में 1000 थे, क्लोजिंग 1000, ओपनिंग 1000, क्लोजिंग 1000, ओपनिंग 1000, फिर क्लोजिंग 1000, समझ आ रही है? तो जब ये एसिड की कॉस्ट सेम रहती है तो उसके ऊपर रेजिडुअल वैल्यू सेम रहनी है हर साल पे, तो उसके ऊपर यूजफुल लाइफ सेम रहनी है, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज नहीं होता। किसके अंडर? स्ट्रेट लाइन के अंडर। क्या WDV मेथड हमने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, लेकिन WDV का मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या हम एसिड को राइट डाउन कर चुके? ये क्या किया? एसिड को राइट डाउन किसी भी मेथड में किया जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, WDV मेथड का तरीका कुछ और है, WDV कुछ और चीज है। WDV मेथड एक और फंडा है, WDV इटसेल्फ एक लफ्ज और चीज है। ये फिल वक्त इस एसिड की WDV है। तो याद करवाने वाली बात ये थी कि अगर एसिड की कॉस्ट में से अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए तो WDV आ जाती है। WDV एक अलग चीज है, WDV का मेथड, उसका फॉर्मूला वो एक अलग चीज है।
लेकिन WDV इटसेल्फ कुछ और चीज़ है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे WDV हो, चाहे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट हो, जब कभी भी एसिड की कॉस्ट में से उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे उसकी WDV आ जाएगी। और WDV क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू है कि पूरे साल में एसिड इतना डेप्रिशिएट हो चुका था, हमने उसके बाद उसकी वैल्यू उसमें से उतनी गिरा के लिख दी है, ये WDV है। लफ्ज़ खुद बता रहा है, लफ्ज़ खुद बता रहा है कि मुझे ऐसे डील करो। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि एसिड की कोई रिटर्न डाउन वैल्यू है तो मतलब है कि जितना वो डेप्रिशिएट हो चुका है उतना उसे गिरा के लिख दो। तो WDV इटसेल्फ कुछ और चीज़ है और WDV मेथड कोई और चीज़ है। हमने क्या याद रखना है? हमने याद ये रखना है कि कॉस्ट सेम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम, इसी तरह है, लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है। कैसे? ये 538 क्लोजिंग बैलेंस है, अगला साल आएगा तो ओपनिंग भी बनेगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हो तो अगले साल वो ओपनिंग बनता है। जैसे एसिड का हमने आजकल FR1 में हम कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग भी बनेगा, फिर उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा तो क्लोजिंग ज़्यादा हो जाएगा। और हर साल चाहे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा आए, कम आए, कुछ भी आए, हमने कहना है क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन हर मेथड में इंक्रीज होती रहती है। बाकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर मेथड में सेम नहीं आएगा। कॉस्ट हर मेथड में सेम रहेगी, एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन हर मेथड में इंक्रीज होती जाएगी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, WDV जिस मर्जी मेथड से ले आओ हर साल डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि चाहे अगले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ा सा ही ऐड हो क्यों ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। एसिड की वैल्यू कम होगी, जितने से कम होगी हमने कहा WDV उतने से कम होती चली जाएगी। WDV ईयर बाय ईयर डिक्रीज होगी। एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, आजकल ग्राफ पढ़ रहे हैं। हमने कहा कॉस्ट सेम है, कॉस्ट सेम रहती है। हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है, सेम आ गया। हमने कहा क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन हर साल इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। हमने कहा WDV हर साल डिक्रीज होती जाएगी। ओके, कभी ग्राफ की कोई बात आ जाए किसी जगह पे तो ग्राफ खुद बनाना सीखना है। वही बात होती है, बस ग्राफ में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, इससे आपकी कॉस्ट वाली बात आसान होगी कि सर ग्राफ भी ऐसे ही बना रहे थे। हर मेथड के बारे में हम अलग लिखेंगे जी, हर मेथड के लिहाज से, लेकिन डिक्रीज जरूर होगी। क्यों? मैं ईयर बाय ईयर बात कर रहा हूँ। इस साल 2462 इसकी वैल्यू आई, ठीक है जी। अगर ये 3000 है फिर ओपनिंग बनता, कोई एडिशन ना होती, फिर क्लोजिंग आता, इसी तरह ये भी ओपनिंग आता, क्लोजिंग आता, अगले साल का फिर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है और वो एक्यूमुलेट होगा इसमें। तो अगले साल 3000 में से 538 माइनस नहीं हो रहे होंगे, 538 प्लस 538 माइनस हो रहे होंगे। हाँ जी, मैं ईयर बाय ईयर बात कर रहा हूँ, मेथड टू मेथड बात नहीं कर रहा। ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर ये चीज़ें इसी तरह रहती हैं। कॉस्ट सेम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ती जाती है और WDV हर साल कम होती जाती है। कुछ पॉइंट्स इसमें क्या रह गए, ये जो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होता है इसे हम कहते हैं इतने हिस्से को, सिर्फ इतने हिस्से को डेप्रिशिएबल अमाउंट। कभी डेप्रिशिएबल अमाउंट का लफ्ज़ पढ़ लें क्या है किस तरह नहीं, उन्होंने आई कैप ने या बाकियों ने सिर्फ एक फॉर्मूला दिया कि डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट जिसे हमने डेप्रिशिएट करना है वो क्या होती है, हमेशा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होती है। इसी अमाउंट को हम डेप्रिशिएट करते हैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद। फिर एक होती है यूजफुल लाइफ अगर गिवन हो तो, एक होता है रेट गिवन हो तो, और रेट हमेशा 1 ओवर यूजफुल लाइफ होता है। कब तक, कब तक? रेजिडुअल वैल्यू गिवन क्वेश्चन में ना हो और यूजफुल लाइफ दी हुई हो। अगर रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन के मेथड में ना दी हो तो रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है, ये बात भी याद रखनी है। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चंस में ना दी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो खुद से एज्यूम नहीं करनी, वो 0 होती है, पहली बात। अब रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, उसने हमें यूजफुल लाइफ दी, उसने हमें कहा रेट बता दो, 1 ओवर यूजफुल लाइफ करना रेट आ जाएगा। लेकिन इसमें
अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू भी दी, यूजफुल लाइफ भी दी, अब कहता है कि रेट निकाल के दो। अब आपने 1 ओवर यूजफुल लाइफ नहीं लगाना। अब फॉर्मूला लगेगा, अगर लिख रहा हूं इफ रेजिडुअल वैल्यू गिवन, यूजफुल लाइफ गिवन, दोनों चीजें दी हुई हैं, फिर कहता है रेट दो, तो रेट आएगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सेम फॉर्मूला, ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। ये कहां पे यूज होना है, क्यों बता रहा हूं, यूज होना है ये कहां पे, जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो चैप्टर FAR 1 का पढ़ रहे हो, उसके लेंथी क्वेश्चंस पास्ट पेपर करोगे, उसमें जाके सर आपको बताएंगे अगर इस तरह का से केस आ जाए, क्वेश्चन में बिल्कुल ही नहीं बताया होगा उसने। अब आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या मैं ही आपकी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है, कॉस्ट यूजफुल लाइफ भी दी हुई है, तो हमें बीमारी पड़ी, हम रेट की तरफ जाएं, हम इसी से कैलकुलेट कर लेंगे, कर लोगे नो डाउट। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए, जैसे इंट्रो में आती है, वो कहता है कि इसका रेट ही निकाल दो, बाकी कुछ भी नहीं कहता, कहता किस रेट से ये डेप्रीशिएट हुआ होगा, किस रेट से ये डेप्रीशिएट हुआ होगा, तब उसके लिए याद रखना है, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर 1 ओवर यूजफुल लाइफ नहीं लगाएंगे। ये बात नोट हो गई, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, यूज होगा आपको समझ आ जाएगी। बताना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं ताकि उस वक्त आप मेरी चीजों के साथ रिलेट कर सकोगे, यार ठीक है पढ़ा हुआ है, समझ लगी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ये पूरा सिनेरियो समझ के, तब आपने पढ़ना है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं बस। एक और चीज क्या कि अगर हमने रेट के साथ कैलकुलेशन करनी हो तो नथिंग इज डिफरेंट, तब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला यूजफुल लाइफ के साथ नहीं होता, तब हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो करनी ही करनी है हमने, हाँ मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट कर देते हैं। आज आपने क्यूमुलेटिव पीरियड पढ़ा, उसमें अकाउंटिंग ईयर का यूज आया, उसमें आपको उंगलियों पे गिनना पड़ा, इसीलिए कहा था अकाउंटिंग ईयर में जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से याद रखना, बस रिलेट कर रहा हूँ बस कि इस तरह चीज़ें आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी, डेली कोई ना कोई चीज़ आती रहेगी जब तक आप FAR 1 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लोगे। अब इसमें मज़ीद कोई डिबेट की ज़रूरत नहीं है, लेजेस बना लिए, ये चीज़ें सारी हो गई, रेट्स कवर हो गए, कैलकुलेशन क्वेश्चंस कितने कैसे आते हैं वो सारी एक अलग डिबेट। हाँ अगर कभी क्वेश्चन इस तरह का कोई आए, उसने आपसे पूछ लिया कि मुझे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो, तो फिर हमेशा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे देनी है, ओपनिंग को ज़हन में रखना है, ये लेजर की हद है, ये लेजर की हद है अभी तक इंट्रो में। हाँ जब आप FAR 1 में जाओगे यहाँ डिस्पोजल आ जाएगा, यहाँ भी डिस्पोजल आ जाएगा, वो सारी कहानी बात की, डिस्पोजल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिंपल मेथड समझ रहे हैं कि अगर हमने ये मेथड समझा होता तो क्या आज वाली क्लास में हमारे लिए कितना नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट कि डिस्पोजल जब होता है तो जितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी होती है वो उतनी भी साथ ले जाता है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं होना था आज की क्लास में, अभी सारा नहीं था। इसीलिए हम चीज़ें देख रहे हैं कि अगर आज बाकी अगली कवर कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आते वक्त में वो चीज़ें न्यू नहीं लगेंगी, ठीक है जी। अब पहली बात ये हो गई, ओके, अगर कोई पॉइंट आएगा ना ज़हन में तो फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी टाइम चूंकि हमारे पास कम है, आगे चलते हैं। अब ये WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है क्या, हमने एक बात बता दी उसे आप लोगों को कि WDV तो हर मेथड में आती है, WDV तो हर मेथड में आती है, और WDV हर मेथड में आती है, तो WDV मेथड क्या है, वो कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो WDV पे करनी है, बस राइटिंग में लिख रहा हूं WDV पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है कि WDV इटसेल्फ कुछ नहीं था, वो हर मेथड में आ रही है। ये मेथड कहता है कॉस्ट पे नहीं WDV पे चलना है, इफ एनी। तो WDV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, हर मेथड में सेम है, क्या कॉस्ट में से अभी तक की जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई है
लफ्ज़ खुद बता रहा है कि मुझे क्या करो। अगेन कहता हूँ, अकाउंटिंग लफ्ज़ों से सीखो। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन खुद कह रही है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती रही है। हर साल बीडी था, अगला आया क्लोजिंग, बीडी था, अगला आया क्लोजिंग, बीडी था, अगला आया क्लोजिंग। तो हर साल का अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेट होता है, हम कह देते हैं कि उसका क्लोजिंग जो है वो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कि पिछला भी आ रहा है, इस साल का भी ऐड हो गया। डन। हमने कहा कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास WDV आ जाएगी। ये WDV है जी, ये WDV है, तो सीधा इस पर डेप्रिसिएशन रेट लगा देना बस। कोई यूजफुल लाइफ, कोई चीज़ों वाला चक्कर नहीं। वो चक्कर आएगा लेकिन बाद में, अभी नहीं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन रेट लगा देना। अब क्या याद करने वाली बात है, ये तो काम हम कर लेंगे, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये काम किस पे होगा? उस एसिड पे होगा जिसकी कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं है, किस एसिड की नहीं है मुझे बताएं, इस एसिड की कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? ये जो 2000 का खरीदा था, 1/4 को कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? नहीं है। हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ख़रीदा है इसे। डेप्रिशिएट कब करना है? पहले जहाँ मर्जी होता रहे, आपको सेकंड हैंड लेके आए थे, ठीक है लाए थे, कोई मसला नहीं है। अगर सेकंड हैंड लाए तो उसकी यूज़फुल लाइफ कम होगी आपके लिए, बस और कुछ नहीं है। लेकिन वो डेप्रिशिएट आपके पास आके आपके साल में जब आपके हाथों इस्तेमाल होगा तब रिकॉर्ड होनी है डेप्रिसिएशन। नहीं, WDV मेथड का यूज़ क्या है वो बाद में बताऊंगा। इनका यूज़ अपनी अपनी जगह पे है। कुछ एसिड्स होते हैं जो जिनको हम अपनी मर्जी से कॉस्ट पे लेके चलते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलवेज होगी किसकी? पुराने एसिड की। किसकी होगी? पुराने एसिड की। जो भी ओपनिंग एसिड्स होंगे उनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी। इन अ केस नहीं दी हुई तो ठीक है, नहीं है, डिबेट कोई नहीं है अकाउंटिंग में। आपको दी नहीं है वैल्यू, कितनी लड़ाई कर लोगे? हाँ, पहली बात ये होती है कि ज़रूर ढूंढ के लाओ अपने क्वेश्चन में, डिबेट करो कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है। फिर आपको कभी कभी एहसास होगा यार लैंड थी, उसकी डेप्रिसिएशन है ही नहीं। WDV मेथड होगा, बताने लगा। रेजिडुअल वैल्यू का भी कोई कंसेप्ट नहीं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी तो क्या लिया था? जीरो एज्यूम किया था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो उसे भी जीरो कह देंगे, है ही नहीं। तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट डायरेक्ट। सिंपल बात है। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, बस रेजिडुअल वैल्यू वाली बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। करने लगे थोड़ी देर तक बस, वो भी ये डाला डेप्रिसिएशन रेट। क्वेश्चन में गिवन है तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन में गिवन है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं गिवन तो ले आएंगे जैसे यहां पे लेके आए थे। क्या होगा डेप्रिसिएशन रेट? वन माइनस n नंबर ऑफ ईयर्स को शो करता है, रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू दे दी, उसने नंबर ऑफ ईयर्स दे दे, तो हम अंडरस्टूड है हमारे जहनों में क्या? अंडरस्टूड है हमारे जहनों में क्या कि रेजिडुअल वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स का इस फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है। किस चीज़ से ताल्लुक है? इस डेप्रिसिएशन रेट के साथ। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स, ये वाली ब्रैकेट, रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले पे कोई डिबेट नहीं है। आज तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पे कोई एतराज नहीं किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जो भी हम पढ़ते थे आए अभी तक, नहीं एतराज किया। क्यों? एक फॉर्मूला था। फॉर्मूले की कोई लॉजिक नहीं होती। आपको अपने टीचर को सर जी इस फॉर्मूले को भी निकाल के दिखाएं, भी हम कैसे निकाल लें? नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूले पे कोई डिबेट नहीं है, फॉर्मूले पे कोई डिबेट नहीं है। ये एक फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि अगर रेट ना गिवन हो, WDV मेथड के अंदर रेट इस तरह निकालना है, तुमने इस तरह नहीं निकालना। हमने कहा ठीक है, याद कर लेंगे। और ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्वेश्चंस में यूज
होगा, पक्का यूज होगा। आज नहीं हुआ और 10-15 दिन तक हो जाएगा, जरूर होगा यूज, टेंशन नहीं लेनी। अब एक और पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं FAR1 के रिलेटेड, इंट्रो के बच्चे इस पे गौर नहीं करेंगे अगर कभी उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी तो। क्या इंट्रो में एक नया पॉइंट आया है जो इसी साल ऐड हुआ है आपकी अटेम्प्ट से, या लेटेस्ट हमारी अटेम्प्ट थी, तो वो कहता है अगर कभी रेजिडुअल वैल्यू भी ना गिवन हो क्वेश्चन में, अगर कभी रेजिडुअल वैल्यू भी ना गिवन हो तो इसको रिप्लेस कर देना WDV के साथ, कोई इश्यू नहीं है। ये एक न्यू फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है FAR1 के लिए। क्वेश्चन आए, रेट ना गिवन हो, रेजिडुअल वैल्यू भी ना गिवन हो, लेकिन WDV अगर आ सकती है तो वो लगा देना। अब WDV भी नहीं आ सकती, अब WDV भी नहीं आ सकती, रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है। तो एक बात याद रखना, कभी गलती ना करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन है, कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू जिस तरह यहाँ पे 0 एज्यूम की थी, यहाँ पे 0 ना एज्यूम कर लेना। यहाँ पे अगर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो तो 1 एज्यूम होगी, इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों क्यों? अगर यहाँ पे 0 लिख दिया तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट आ ही नहीं सकता, पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। एज्यूम करना किसने सिखाया? जिसने हमें अकाउंटिंग बताई। उसने कहा कि अगर रेजिडुअल वैल्यूज में ना दी हो तो 1 ले लेना, लेकिन ना दी हो तो पहली कोशिश करना WDV की तरफ जाना। अब वो भी नहीं आ रही, क्या करें? क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ सकते, मजबूरी है हमारी। जब नहीं छोड़ के आ सकते तो फिर ये एज्यूम करके चलेंगे। अगला पॉइंट, अगर ये लिख लिया तो जब इसकी कैलकुलेशन करनी है, मेरा एक बात याद रखना हमेशा, कभी WDV का क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसने 1 साल ही कैलकुलेट करना हो, आपने कभी फॉर्मेट नहीं छोड़ना। जिस बंदे ने इसकी में फॉर्मेट छोड़ा ना वो गया। देख लो जितना मर्जी बड़ा हो, आपने सबसे पहले अज्यूम करना है ओपनिंग डेट। सबसे पहले क्या अज्यूम करना है? ओपनिंग डेट। या जो भी एसेट जब भी आया हो जिंदगी में, हम अज्यूम कर रहे हैं एसेट हमारे पास 5वें मंथ में आया है, हमने कहा 1/5/21 एसेट आया। सबसे पहले लिखनी इसकी कॉस्ट कितनी? 10,000 रुपए। सबसे पहले इसकी कॉस्ट। फिर हमने कहा कि 1/5/21 से 31/12/21 आएगा। क्यों? क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे कैलकुलेट होती है, और ईयर एंड अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो 31 दिसंबर होता है। बता के तंग कर दे हमें तो उसकी मर्जी है, जुल्म करना है ना, कर ले। अगला मेथड हमने पढ़ा था कि अगर कभी एसिड न्यूली हुआ, अगर एसिड न्यू हुआ तो कॉस्ट पे डायरेक्ट रेट लगा देंगे, जो कि हमने अज्यूम किया इस वक्त 10% रेट है। एज्यूम फिगर्स हैं, तरीका समझाना मकसद है। हम डायरेक्ट 10 डेप्रिसिएशन 10,000 जरा 10% कितना आया? 1,000 रुपए माइनस कर देंगे यहीं पे 9,000। इस ईयर की क्या आ गई? WDV। 31/12/21 की WDV आ गई 9,000 रुपए। इस रेट पर WDV आ गई 9,000 रुपए। अब आई मजे वाली बात, हर सब्सीक्वेंट ईयर में अब वो एसिड हो गया पुराना हमारे लिए, पुराना हो गया। अब नहीं कुछ भी कर सकते, अब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्या ये इस वक्त कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? बताएं, क्या इस वक्त ये वाली वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? बोलता ही कोई नहीं समझ आ रही। ये वाली वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। क्यों है? क्योंकि ये WDV है, सीधी सी बात थी, क्योंकि ये WDV है। हाँ, इस 1,000 से पहले कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही नहीं था, इस साल आया, यही क्लोजिंग बना, यही एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो गया। अगला साल आया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 31/12/21 एंड 1/1/22। इसी तरह है 1/1/22 से अगला साल शुरू हुआ, 31/12/22 आ गया, पूरा साल गुजर गया। अब एक गलती की है मैंने, बताएं, कोई बंदा गलती आइडेंटिफाई करे प्लीज जल्दी से। जी अभी गलती की है एक छोटी सी। नहीं
जल्दी, नहीं बोलूं? बच्चों कहा भी था कि फ्रैक्शन इग्नोर कभी नहीं करनी, फ्रैक्शन इग्नोर नहीं करनी। मैंने खुद लिखा था, मैंने कहा था अगला साल शुरू करूंगा तो बताऊंगा। अब बताएं, एक 5 को लिया था, एक 5 को लिया था, अगर क्वेश्चन में आ जाए मैंने 31 4 को लिया था, तब भी वो 1 5 ही है, तब भी वो 1 5 ही है। इस तरह की चीज़ें आपने खुद याद रखनी है अब, ठीक है? इसके ऊपर बात करेंगे, ये कैसे याद रखना है, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सीजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इस तरह की बातें करते हैं थोड़ी देर तक हम। लेकिन अभी 5 की थी तो 5 6 आगे 7 महीने, तो 7/12 की फ्रैक्शन लगनी थी, लगाएं 700 रुपये आ गया, आई थिंक 700 आएगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने गलती की है, फिर हाईलाइट करवाया है कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन से हो, चाहे वो WDV से हो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, पहली चीज़ ज़हन में लाना कि यार इसका ओपनिंग देख लें एक दफ़ा पहले तो। अगर तो फ्रैक्शन लगनी है ना, तरीका गया भाड़ में, फॉर्मूला गया जहां भी, एक बात याद रखना, फ्रैक्शन लगनी है। 5वां महीना, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 8/12। क्यों? 10% है 1000 का, 8/12 कितना आ गया? कैलकुलेटर से बता दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कितना है? 666। ठीक है, वैल्यू बताएं जो बाकी बची है। 9334। अब एक और बात याद रखनी है, इस गलती ने हमें एक और चीज़ समझाई, कभी भी फ्रैक्शन लगाते हुए अपने पे रिलाय नहीं करना, फ्रैक्शन लगाते हुए अपने पे रिलाय नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज़ ज़रूर कर लेना, नहीं तो पेपर में अक्सर बच्चा इस वजह से फेलियर का शिकार हो जाता है क्योंकि वो कोशिश करता है कि 1000 पे 10% लगा 1000 आ गया, 10,000 पे 10% लगा 1000 आ गया, यहाँ तक तो ठीक कर लेता है, आगे गलती कर लेता है जैसे मैंने की। ठीक है जी, कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे ज़रूरी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गया WDV। हमने कहा कि अब अगले साल हम फिर डेप्रिसिएशन 31/12/22 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस मेथड से, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी ये हो के आई हुई है, तो 9334 पे 10% लगा देंगे, फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे अब। क्यों? क्योंकि अब एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, 31/12/21 से 31/12/22 तक 12 महीने इस्तेमाल हुआ है। अब जाके मुझे बताएं इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 933.4। बताइएगा जवाब, आंसर बताइएगा। एटी 8400.6। ये फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो के, अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो के, फिर हमारे पास WDV है अगले महीने की, फिर WDV है। अब यहाँ से एक पॉइंट समझाना है मैंने, उसको इस तरह लेके चलता हूँ। अगर मैं 1/21 पे होता, कॉस्ट होती मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, फिर 31/12/21 आता, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता 10% के हिसाब से, 1000 का 10% मेरे पास आता 100 रुपये, ऐसे ही है जी। फिर 31/12/21 की WDV आती क्या? 900। फिर अगले साल 31/12/22 आता, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता 900 पे, 10% लगा के 90। मेरे पास आंसर क्या आता जी? 810। ये इस साल की WDV होती जिसे मैं 31/12/22 की WDV कहता। फिर आता 31/12/23, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करता 810 का 10% जो कि बनता 81 रुपये। 8110 में 81 माइनस किए कितना आया? 7, बोलिएगा 729। बस अब कंसेप्ट डिलीवर हो जाएगा। बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात, 1/1/21 था,
ठीक है जी, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? क्यों किया मैंने अभी आपको समझाता हूँ। मुझे बताएं इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगले साल का, अगले साल का, फिर अगले साल का, हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू पे आ रहा है। हम अपना अगले साल की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं रिड्यूस्ड वैल्यू पे, रिटर्न डाउन करके ले रहे हैं। वैल्यू रिटर्न डाउन होती है पहले, अगले साल का हम फिर एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है, एक साल का कुछ, अगले साल का उससे कम, उससे कम, कोई वैल्यू ना दी हो। रूल याद रखना है, जिस तरह हमने यहां पे रूल्स बनाए थे, कॉस्ट सेम, कॉस्ट नहीं बदल सकती एसेट की, कॉस्ट नहीं बदली, WDV है जो चेंज हुई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल डिक्रीजिंग ट्रेंड, चलो ट्रेंड लिखते हैं बल्कि, डिक्रीजिंग ट्रेंड, डेप्रिसिएशन का डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। यहां पे मैंने ये बात क्यों नहीं समझाई? क्योंकि यहां पे मैंने फ्रैक्शन लगाई थी, फ्रैक्शन समझानी भी जरूरी थी। एसेट हमने लिया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की, कुछ आई, अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज की, पहले 1000 पे की थी, अब 900 पे कर रहे हैं। तो WDV मेथड में हर गुजरते साल के साथ क्या कम होती रहती है? WDV भी कम होती रहती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड। और ये मैंने कहा था हर किसी में सेम रहेगी, ये पॉइंट हर किसी में सेम है, WDV भी और कॉस्ट वाला भी। क्योंकि चाहे कुछ डेप्रिसिएशन हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो या ज्यादा हो, है तो सही ना कुछ, तो पिछले को तो कुछ ना कुछ तो छेड़ेगा ही ना, चाहे 1 रुपए ऐसे ही छेड़े, इससे गरज नहीं है, चाहे पॉइंट्स में ही छेड़े। WDV हर गुजरते साल के साथ कम होगी, हर मेथड में, हर मेथड में। क्या चीज बढ़ती जाएगी? क्या चीज बढ़ती जाएगी? अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती जाएगी। अब परेशान नहीं होना कि अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन तो यहां पे नजर ही नहीं आ रही, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड। मुझे बताएं इस वक्त तक इस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? इस वक्त तक इस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? बताएं, आप बॉयज में से बताएं कोई। 3 साल की मैंने कैलकुलेशन की, अभी तक कितनी चार्ज हुई है? बताएं जी। हाँ जी, क्या किया आपने? 3 साल की जमा कर दी, सिंपल था। अब बताएं आंसर। 271, 190 प्लस 81 है, 8 नहीं है, 81 है। तो हमने कहा 100 प्लस 90 प्लस 81, 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर हमने जमा कर दिया तो 271 आ गया। ये था तीसरे साल पे। मुझे बताएं पहले साल पे कितनी है? 100। अगले साल पे कितनी है? 100 प्लस 90। तो डेप्रिसिएशन, अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती जा रही है, अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी हर साल पे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी हर साल। हो गया यहां तक? किसी बच्चे का कोई पॉइंट हो? पहले तो ये बात क्लियर करें ना, अभी WDV मेथड खत्म नहीं हुआ। रिटेन करना आप लोगों को पड़ेगा, नो डाउट। पिक्चर्स खिंचवा रहा हूँ, घर जाएं, इसके ऊपर मेहनत करें, कुछ ना कुछ याद करना है अभी सिर्फ, बाकी सारा FR1 सपोर्ट करेगा आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बेसिक, इसको समझ लोगे, डिस्पोजल वगैरह समझना आसान हो जाएगा। आज डिस्पोजल पढ़ा स्ट्रेट लाइन से, कल शायद WDV से पढ़ लो, फिर तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेन सर, प्लीज एक्सप्लेन, क्या मुश्किल कैसे नहीं होगी? कल सर ने कहा, आज कहा कि जब एसिड जाता है तो अपनी जितनी एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो लेके जाता है, तो जब WDV डिस्पोजल से होगी तब भी तो लेके जाएगा ना। तो कैलकुलेट कैसे करनी है? ऐसे करनी है। आज तो बड़े सुकून से क्यूमुलेटिव पीरियड का फार्मूला लगा के भेज दी है ना, कल ऐसे नहीं होगा। आपको ये मेथड इसलिए समझाया, आप इससे आओगे अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन ले आओगे।
को सर हमारा दिमाग तो नहीं ख़राब कि हम पेपर में बैठ के इतना कुछ जमा करते रहें, कोई और हल बताएं, कोई और हल बताएं। हमने कहा अगर इतने फार्मूले पढ़ लिए हैं तो इस फार्मूले को दोबारा देख लो, इस फार्मूले को दोबारा देख लो। WDV कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चाहिए क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसे इधर ले आओ, WDV माइनस कर दो जाके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV, कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट कितनी थी? WDV कितनी है? ये रही WDV साल के एंड पे। आंसर बताएं जी। $271। हमने भी यही कहा था, 271। अब कल सर करवाएंगे, आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? आज सिर्फ इतनी चीज समझी है, इतना रिटेन कर लोगे एक दिन में, कर लोगे इंशाल्लाह, तो कल जब सर पढ़ाएंगे आपके लिए चीज़ पहली दफ़ा ज़िंदगी में नहीं आई होगी। बल्कि इंट्रो के बच्चों को पढ़े कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने, 4 महीने। आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, आपको ज़्यादा याद रहेगा, बल्कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली उन्होंने अपना नुकसान किया। हमने पढ़ाया आप लोगों को सिर्फ इस वजह से ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो फ़ायदा आपको होता नज़र आएगा इंशाल्लाह हर क्लास में। जब आप इंट्रो पूरी कर लोगे आपको हर क्लास में फ़ायदा होता नज़र आएगा। फिर ये जो भूख बर्दाश्त करके बैठे हो आपको कुछ नहीं कहेगी, मुझे भी कुछ नहीं कहेगी। जब आप लोगों के चेहरों पे खुशी होगी मुझे भी कुछ नहीं कहेगी। आप लोगों को खुशी होगी, हम खुश हैं, टीचर खुश होता है हमेशा। अगर जो भी से पढ़ के गया है उसके चेहरे पे ये खुशी आ जाए जब उसने पढ़ा कि यार फ़ायदा हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक बात कोई हो, फॉर्मूला एक नया बताया, पता नहीं कितने सर बता दिए हैं, लेकिन यहाँ तक कोई बात हो। एक और पॉइंट, ये रेट डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, कब तक है? रेजिडुअल वैल्यू नॉट गिवन, यूजफुल लाइफ गिवन, रेजिडुअल वैल्यू नॉट गिवन। तो हम 1 ओवर यूजफुल, और उसने कह दिया कि डेप्रिसिएशन लेके आओ, डेप्रिसिएशन रेट लगाना है तुमने, बस बात खत्म। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि डेप्रिसिएशन रेट लगा के कैलकुलेट करनी है। ये मैं अभी बता नहीं सकता, मेरी मजबूरी है कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता आपको कि ये ज़रूरी है। जब आप इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 19वें दिन पे पहुंचेंगे तब आप इस बात को याद करेंगे कि रेट निकालने का क्यों बार बार बताई जा रहा है। फिर जब आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर उसके नीचे आप यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन रेट यूजफुल लाइफ, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है, रिटेन करना है। यूज़ कहाँ कहाँ पे होंगे आपकी पर्सनल लाइफ आपको बताएगी जब आप उसमें से गुजरेंगे। यहाँ तक कोई बात हो? और कोई बात? हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट, जिस तरह हमने इसका ग्राफ बनाया था इस तरह इसका भी एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। क्या? कॉस्ट सेम, वही वाली बात, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीजिंग ट्रेंड, WDV डिक्रीजिंग ट्रेंड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीजिंग ट्रेंड। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं होता, और ग्राफ इंट्रो में भी नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में यूज़ पड़ जाती तो। ठीक है जी, एक दफ़ा पिक्चर ले लें फिर चलते हैं आगे। नींद आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही, बता रहे थे। और इसमें नींद वाली बात ना करना, काम खराब हो जाएगा। अब चलते हैं जी 3 दूसरे मेथड की तरफ। वो असल में 2 हैं, 3 नहीं है, वो असल में 2 हैं, और वो 2 भी नहीं है, एक ही है। कैसे? क्योंकि जो 2 है ना उसमें वो बिल्कुल सेम है जैसे स्ट्रेट लाइन है, बस थोड़ी थोड़ी बात चेंज होनी है। पहले बोलते हैं, थोड़ा सा उस पर बोलना स्टार्ट करते हैं, बल्कि बॉडी रेज होते होते टाइम सेव हो जाएगा। हमने पढ़ा एक होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आपका एक क्वेश्चन था जी थोड़ी देर पहले कि ये कैसे पता चलता है कि हमने क्या लगाना है। असल में बिजनेस जो भी कंपनी रन कर रही होती है ना, अपनी मर्जी से चलाती है, वो
वो कहती है मैंने कॉस्ट, लेकिन कभी कभी कुछ एसिड्स ही ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी मशीन है जिससे हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कॉस्ट, जैसे कि आजकल हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी दफ़ा यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं। और आज एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, सर अगर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो तब क्या करेंगे? तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं इन एक्चुअल जिनके अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनके अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो हर प्रोड्यूस होने वाले यूनिट्स के साथ साथ डेप्रिशिएट होना उसका हक बनता है। क्यों? जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करती जाएगी उतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, उतनी ज़्यादा चलती जाएगी। लाइक्स अब ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, अब ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है? नहीं कर रही। मशीन है तो नहीं है ना चल के हमें आउटपुट दे रही हो, नहीं दे रही। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो हमें आउटपुट देती हैं। यू कैन वेरी वेल नोन अबाउट दैट, किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इंडस्ट्री है, मशीन है कोई लगी हुई, वो हमें आउटपुट में यूनिट्स दे रही है, तो फिर हमारा हक क्या बनता है? उसके ऊपर फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या है? बड़ा सिंपल सा मेथड है। हमने शुरू पहले करना है, बाद में, मतलब शुरू बाद में करना है, ख़त्म पहले हो जाना है, ऐसा मेथड है। देखें जी, फॉर्मूले की तरफ चलता हूं पहले, वही वाला फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, चलें, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, यूजफुल लाइफ, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई पर फ्रैक्शन भी लिखने लगा हूं, कोई एतराज? ये किसका फॉर्मूला था? बड़ा सारा लिखो स्ट्रेट लाइन, नहीं तो कोई मेरे द्वारे हो जो कि टीचर ने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला ही गलत बता दिया। ये डन है जी, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं, आसान फॉर्मूला है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी ऐसा ही है। कैसे? हमने कहा ऐसी होगा जिसके अंदर हम यूजफुल लाइफ किस नज़र में ले रहे होंगे कि ये एक ऐसी मशीन है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने यूनिट्स बनाती है, टोटल यूनिट्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये बना सकती है। तो इसकी यूजफुल लाइफ किस फॉर्म में होगी? टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने? ड्यूरिंग होल लाइफ। अब ये फॉर्मूला हाई होप्स हो कि आई कैप की बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, मुझे क्या पता, मैं भूल गया, लेकिन मुझे एक कंसेप्ट मेरा याद था, क्या कि यूज़फुल लाइफ, इसमें टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस जो पूरी ज़िंदगी में कर सकती है वो इसकी यूज़फुल लाइफ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि 5 साल चल जाएगी। हो सकता है कि हम 5 सालों में से पहले 2 साल में उसे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि वो बेचारी की बस हो जाए। तो उसकी लाइफ किस में काउंट हो रही होगी कि वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। फिर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए किसी साल का, हमें किसी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, तो हम उस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उस साल के यूनिट्स को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे बताएं क्या फॉर्मूला डिफरेंट था? यूजफुल लाइफ टोटल यूनिट्स में दी हो, फ्रैक्शन लगानी है तो उस साल के यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, सबसे मज़े की बात, इस केस में ये 6/12, 8/12, 9/12 इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताया होता है कि आपके पास इस साल के यूनिट्स इतने हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करते हैं। वो कहता है एक मशीन है, उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है, रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट 10,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 1,000 रुपये है, टोटल यूनिट उसकी ज़िंदगी में जो प्रोड्यूस वो कर सकती है मशीन वो 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। 5,000 से नहीं, हम करते हैं 4,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल 4,500 यूनिट्स ने पूरी लाइफ में अपनी प्रोड्यूस करने हैं, और इस साल में उसने इन रिस्पेक्टिव ईयर नहीं, इन 2019 उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जी 500, इन 2020 उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1,000। अब वो कहता है 2019 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दो। कुछ भी नहीं करना था, पहले तो इसमें ये देखो, ये वाला फार्मूले का इतना हिस्सा तो हर किसी में सेम रहना था। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ली, मैंने कॉस्ट ली 10,000 रुपये, मैंने रेजिडुअल वैल्यू माइनस की 1,000 रुपये, मैंने डिवाइड किया टोटल यूनिट्स 4,500, तो 10,000 में से 1,000 गया, 9,000, 9,000 को 4,500 डिवाइड किया तो 2 आ गया, एक हिस्सा तो मेरे पास आ गया। अब मैंने अगर 2019 का एक्सपेंस चाहिए
तो 2019 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर के यूनिट्स 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे 2020 का चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा। इसका मेरे पास 1000 आंसर आ जाएगा और इसका 2000 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। आसानी में थोड़ी सी मुश्किल लेके आते हैं। क्या? बस एक बात है, वो भी आसानी, याद क्या रखने वाली बात है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा हो, चूंकि वो चल रहा होता है फ्रैक्शन की बेस पे, हमने कहा पहले 3 महीने में एसिड इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। अगर एसिड हमारे पास साल के शुरू में था, अपनी वर्केबल लोकेशन में था, हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। या राइज की मिसाल लेते हैं, राइज में खड़े होकर हम पढ़ रहे हैं। 2021 शुरू हुआ, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, ये एसी बेचारा बंद पड़ा है, एसी बेचारा बंद पड़ा है, 2 महीने क्लासेस ही नहीं हुई फिजिकल, लेकिन ये एसी यहाँ पे लगे लगे डेप्रिशिएट हो रहे हैं। हम जब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इस 2 महीनों की डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, हम 2 महीने की डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे। WDV मेथड था, हम करेंगे, लेकिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में उसने तो यूनिट्स ही दे दिए पूरे साल के हैं। अब कोविड में मशीन चली होगी, अगर कोविड में अगर मशीन चली होगी, उसने हमें कहना है रिस्पेक्टिव ईयर यूनिट्स 500 थे, रिस्पेक्टिव ईयर यूनिट्स 500 थे। हमें पता है किस महीने में उसने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, चाहे वो पूरे साल में एक ही महीने में मशीन इस्तेमाल करके 500 यूनिट प्रोड्यूस कर दे, हमें कोई गरज नहीं है। तो इस वजह से एक पॉइंट बस याद रखना है कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है, अगर एसिड आइडल हो जाए, एसिड आइडल हो जाए, बेकार हो जाए कुछ देर के लिए, तो उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमें बता दिया जाए कि जनवरी फरवरी में कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो जनवरी फरवरी की डेप्रिसिएशन दो, हम कहेंगे भाई इसमें इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। कैसे? उसने कहा जनवरी फॉर एग्जाम्पल 2019 में उसने कहा कि यूनिट्स 0 प्रोड्यूस हुए हैं, हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सो इस वजह से यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, उसमें अगर एसिड आइडल हो जाए तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, और ये सिर्फ एक वाहिद मेथड है ऐसा। ठीक है जी, आगे चल सकता हूँ। जहाँ पे बाकी हमने सारी खच्चे मारी थी, यहाँ पे भी मारते हैं। कॉस्ट सेम रही, अगर इसमें अकाउंट बना के चलते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहा नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का तो कोई पैटर्न ही नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नो पैटर्न। क्यों? 2020 में कोविड अपनी पीक में था, इसने यूनिट्स बनाए सिर्फ 200, अगले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 पे 500 यूनिट्स बनाए, अगले साल 1000 बनाए, 2021 में कोई ऐसी बीमारी आई कि ये यूनिट्स सिर्फ 100 रह गया, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वही रहेगा या कम हो जाएगा? कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो नो पैटर्न, पैटर्न कोई नहीं है, क्योंकि हम यूनिट्स की बेस पे चल रहे होते हैं। अगला WDV, वो तो हर साल ही कम होनी है। क्यों? एसिड की कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेट होता जाएगा वो माइनस होता जाएगा। अगर एसिड की कॉस्ट बात करें हम यहाँ पे हमारी एग्जांपल के मुताबिक, एसिड की कॉस्ट 10,000 रुपए 2019 के एंड पे उसकी बच जाएगी 10,000 कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2019 की 1,000 आई, 10,000 में से 1,000 गया, 9,000 हमारे पास नेट एसिड है हमारे। ठीक है, अगले साल डेप्रिसिएशन 2,000 चार्ज हुई, तो 10,000 में से 1,000 ये 2,000 ये दोनों मिलके एक्यूमुलेट होकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी, तो 3,000 हो गया। 2,000 एंड के ऊपर मैंने WDV बतानी होगी तो वो 7,000 होगी। अगले साल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 100 डेप्रिसिएशन आई 200, डेप्रिसिएशन आई 200, मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई 3,200, मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई 3,200, तो मेरे पास आंसर मेरा आएगा 6,800 नेट एसिड। पहले पिछले साल 7,000 थे, अगले साल 6,800। चाहे डेप्रिसिएशन 10 रुपए की भी चार्ज हो, WDV कम होती जाती है हर मेथड में, WDV कम होनी है, क्योंकि उस साल में अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ चाहे 10 का ही हुआ तो पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं।
असल में जब ये लिखता होता हूं तो ईयर बाय ईयर बात कर रहा होता हूं, जब ये लिखता हूं तो ईयर बाय ईयर बात कर रहा होता हूं मैं। फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या ये भी कम हो सकती है? नहीं कम हो सकती, ये भी कम नहीं हो सकती। क्यों? 10 रुपए का भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो तो पिछले साल से वो 10 रुपए ज्यादा है, और उसमें वो ऐड हो के क्लोजिंग बैलेंस आना है, और क्लोजिंग बैलेंस ही एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, क्लोजिंग बैलेंस ही एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा ट्रेंड? इंक्रीजिंग ट्रेंड। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। शाबाश बच्चों शाबाश। अब आगे चलो, देखो ये सारी बात होगी हमारी। आज कॉस्ट के पेपर में उसने क्लास में क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर हमें ये मेथड आता होता तो मतलब मेरा भी तो कुछ देखो ना, मैं पढ़ा के क्यों रिलेट करता हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि आप लोगों के दिल में ये बात है गलत नहीं पढ़ रहे, कहीं ना कहीं ज़रूर अप्लाई होगी। आज कॉस्ट के क्लास में उसने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक चल रहे होते और हमने 500 यूनिट चार्ज करके 1000 रुपये डेप्रिसिएशन लाए तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन 2 रुपये आ गई। तो अब पर यूनिट आ गई है तो हम इसे फिर बना दें डायरेक्ट? यही क्वेश्चन था ना कि पर यूनिट कैलकुलेट हो गई है तो बताएं बना देंगे नहीं बना देंगे। तो फिर सर ने आंसर क्या दिया? एस्टीमेट है, पर यूनिट तो है लेकिन एक अंदाजा है, चेंज हो सकता है, जस्ट एन एस्टीमेट। आंसर देने का मकसद ये नहीं है कि आपको एस्टीमेट वाली बात पता थी, वो माइट पॉसिबल हमारी अगर 100 की क्लास थी तो किसी को भी ना पता हो, एक बच्चे ने आंसर किया ओके बाकियों ने नहीं किया, पता भी थी तो नहीं बता सके। लेकिन ये बात नहीं पता थी कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है क्या, ये नहीं पता थी। ऐसे ही है, पता लग गई है, नेक्स्ट इंशाल्लाह यूज़ होगी पूरी कॉस्ट में तो कर लेंगे हैंडल पूरी कॉस्ट में। सर ने कहा आज, सर के अल्फाज थे कि मैं डेप्रिसिएशन इस मेथड से चार्ज किया करूंगा, ये सर ने आज कहा था क्लास में, अगर किसी ने नोट किया हो तो। सर ने कहा था अगले हम नंबर ऑफ इसके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह कर लेंगे। अब बिल्कुल सेम मेथड, कौन सा? सर्विस ऑर्स मेथड, नथिंग डिफरेंट, बिल्कुल सेम। और कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं उनकी लाइफ ऑर्स में कैलकुलेट हो रही होती है, उनकी लाइफ ऑर्स में कैलकुलेट हो रही होती है कि ये मशीन इतने ऑर्स चल सकती है, इससे ज़्यादा ऑर्स नहीं चल सकती है इतने, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, यही फॉर्मूला, यही सारी बात, बस एक काम क्या? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वही वाला काम, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ऑर्स कंज्यूम पूरी लाइफ में, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑर्स। ठीक है जी, हमने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्स रिस्पेक्टिव ऑर्स, डिफरेंस कुछ भी नहीं हुआ। यहां पे वाली सेम मिसाल लेने लगा, देखें कॉस्ट 10,000 थी, रेजिडुअल वैल्यू 1000 थी, 1000 ही ली थी ना। उसके बाद मैंने कह दिया नंबर ऑफ ईयर पूरे साल में 45, मतलब पूरी जिंदगी में 4500 और ये चल सकती है टोटल, और रिस्पेक्टिव 2019 में इसने और कंज्यूम किए हैं 500 और 2020 में और कंज्यूम किए हैं 1000। क्या कोई मेथड कुछ चेंज हुआ? कुछ चेंज हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ। 500 1000 कुछ भी नहीं चेंज किया। बीबी क्या हो गया, क्यों डरा रही हो? हैं? हाँ, यूनिट से और में आया है सिर्फ, ये 500 और से ये भी और हैं, लेकिन जब यहां पे लिखने लगेंगे तब तो नहीं चेंज होना ना, तब तो सेम वैल्यू आनी है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड सर्विस ऑर्स मेथड, एक्सेप्ट एक बात के, क्या? उसमें यूनिट्स होते हैं, इसमें ऑर्स होते हैं। एंड इट विल ऑल्सो रिलेट विद आवर कॉस्ट, इंशाल्लाह बगैर पढ़े बता रहा हूँ, शायद रिलेट हो जाए कहीं ना कहीं पे। कॉस्ट तो नहीं पड़ी लेकिन हमें पता लग जाएगा कहीं ना कहीं पे कि शायद ये भी कहीं यूज़ हो जाए, इस वजह से करवाते हैं, वरना इंट्रो में सर्विस ऑर्स मेथड नहीं है। अब ना ये चेंज होनी है कैलकुलेशन, ना ये वाली बातें चेंज होनी है, सेम मेथड था, इस वजह से कहा था मेथड समझ लें, ये दो समझ लें
और अगर एक समझना तो एक ही समझ लें जो हम करने लगे हैं। इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आएगी, बाकी सेम है। अच्छा, इसमें भी नहीं आनी, फार्मूला यहाँ पे भी सेम है, फार्मूला यहाँ पे भी सेम है। जिस तरह यहाँ पे टोटल यूजफुल लाइफ इसमें दी थी और में यूनिट्स में, यहाँ पे भी इसी तरह का एक छोटा सी बात है। क्या हम कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर डिजिट मेथड, नंबर ऑफ ईयर डिजिट मेथड। नहीं पढ़ा होना आगे, ये चैप्टर ही खत्म होगा बस। 35 मिनट हो गया, नहीं पढ़ा होना आगे। विश थी मेरी बैलेंस शीट मैंने कहा शुरू करता हूँ, लेकिन कल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कल हम चैप्टर नंबर 7, 8 पे डिबेट करेंगे, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर होगा। और कल आपको इंशाल्लाह एक हैवी कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, नंबर ऑफ ईयर डिजिट मेथड। क्या हो गया है, आपके फायदे के लिए ही है, नंबर ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब देखें इसमें क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर जो ना इसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट, सम ऑफ ईयर डिजिट्स। ईयर डिजिट्स का सम, कैसी गंदी बात है ना ये, सम ऑफ ईयर डिजिट। जितने साल होंगे उतना उनको सम कर देना, मुश्किल नहीं है। जितने भी साल होंगे उनका सम। कौन से साल, क्या यूज़ करते हैं शुरू से? यूजफुल लाइफ। तो जो भी लाइफ गिवन होगी उनका सम करना है, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर्स डिजिट। मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है भाइयों, ये प्लीज़ कंफ्यूज ना होना। तीनों के तीनों कंसेप्ट सेम है। अल्लाह ना करे कहीं पे यूज़ हो गया हमारी अगली लाइफ में, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, है वही बातें हैं। हाँ, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, बाकी बातें बाद में करेंगे। कॉस्ट कितनी है? 10,000, रेजिडुअल वैल्यू 1,000। उसने कहा कि इसमें भी यूज़फुल लाइफ दिया करेगा, हमें यूज़फुल लाइफ दिया करेगा। कितनी? 5 ईयर्स। ठीक है जी, 5 ईयर्स। फिर पता क्या कहेगा, ये कॉस्ट है 1/1/21 को, कॉस्ट है 1/1/21 को। वो कहेगा मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दो 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 का, 26 भी लिख दूं? क्यों? 5 साल पूरे हो गए। 31 12 21 पे 1 साल हुआ, आगे साल चलता गया, काम खत्म हो गया। ठीक है जी। अब ये जो 5 साल है ना, हमने ये काम बाद में करते हैं, पहले तो हम देखते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट क्या है। कुछ भी नहीं है, ये देखें सम ऑफ ईयर डिजिट 5 साल थे, 4 थे उससे पीछे, 3 थे, 2 थे, 1 था। ये है सम करना। क्या है? सम करना। 15। अब ये भी कोई बला है रिस्पेक्टिव, तो बस याद रखना है इससे उलट चलना है। लेकिन किस तरह? सम करने जा रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना। पहले गलत लिखा है फिर सही लिखा है, पहले गलत लिखा है फिर सही लिखा है। आदत है मेरी, पहले सही लिखा है फिर पहले गलत लिखा है फिर सही लिखा है। ठीक हो गया जी। आपने सीक्वेंस को जो साल 1 2 3 4 5 होते हैं उसी तरह लिखना है। अब मैं आपको समझाने लगा रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट। जब भी रिस्पेक्टिव तलाश करना हो तो क्या करना है? उलट चलना है। अब उलट चलना है। इस 1 साल पे उसकी लाइफ कितनी पड़ी है? 5, दूसरे पे 4, 3, 2, 1। इनका सम हमेशा इक्वली होता है वैसे, क्योंकि डिफरेंट तरतीब चेंज होती है। अब ये क्यों ज़रूरी था? अब ये क्यों ज़रूरी था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। हम एज्यूम करते हैं अगर साल हमारा दूसरा है तो हम 5 में से 2 माइनस करके 3 लिख देते हैं। हम 5 में से 2 माइनस करके 3 लिख देते हैं। यही गलती करते हैं। असल में 1 पे 5 साल पड़े, 2 पे 4 पड़े, 3 पे 3, 4 पे 2 और 5 पे 1 साल रह गया। ये है रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट की कहानी। यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे गलती नहीं करनी। अब आपने 3 मेथड पढ़ लिए, फॉर्मूला कोई पढ़ा ही नहीं नया, तो गंदी बात है ना, तो गंदी बात है। आपने कहा यार ये 15 आ गया है, अगर कभी उसने दे दिया 45 साल, मर जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कहाँ तक जाएंगे? कोई फॉर्मूला दे दो छोटा सा। तो सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। मैथ पढ़ी है, क्यूएम में भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। देखें इससे n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, फिर तो आप लोगों को पता है, बात ही खत्म, फिर तो मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगी। तो कितने साल थे? 5, 5 इंटू 5 प्लस 1/2 करिएगा प्लीज। 5 प्लस 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 ओवर 2 15। तो ये सम कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लेकिन कभी जिंदगी में भी सम कैलकुलेट कर लेना, वो आपसे 45 साल की यूजफुल लाइफ देके 45 साल की डेप्रिसिएशन नहीं पूछेगा, बेवकूफ़ नहीं है। होगा क्या, जिस साल की भी डेप्रिसिएशन पूछे। फॉर एग्जांपल हम 45 से ज्यूम करने लगे, हमने कहा इसकी लाइफ 45 साल थी, खत्म करो कहानी, हमने कहा 45 साल थी। अब क्या करेंगे, 45 इंटू 45 प्लस 1 ओवर 2, बताइएगा आंसर। 45 6 मल्टीप्लाई 45, आई थिंक 1035 आएगा। 1035 है, ठीक है 1035 आ गया। अब उसने कह दिया मुझे 2021-22 की बता दो, मतलब क्या, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, आपने तरीका वही करना है। कैसे, इस तरह 1 2 3 4 100 ऑन टू 45 है ना, 100 ऑन टू 45 है ना, फिर सम होके ये आया 1035। ये तो फॉर्मूले से निकाल लिया आपने। रिस्पेक्टिव तलाश करने के लिए हमेशा यहां से कहानी दोबारा स्टार्ट करना। 45 बचे हैं, 44 बचे हैं, 43 बचे हैं, 42 बचे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तीसरे साल की कही थी ना, गलती सिर्फ बच्चा ये करता है कि 3 है, अच्छा 45 में से 3 गए, 42 आना है, गलत चला जाता है। मेरी बात समझ आ रही है क्यों कह रहा हूं? हमने कहा इस 45, हमारी गलती ये होती है, हम कहते हैं अगर उसने हमसे तीसरे साल की पूछ ली, फॉर एग्जाम्पल 2023 की डेप्रिसिएशन बताओ, हम क्या कहते हैं, यार 3 साल गुजर गए हैं तो टोटल 45 थी, 3 गुजरे तो 42 रह गई, हालांकि उस वक्त क्या पड़ी है, 43। ये रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट है कि उस साल का रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट कितना है, वो 43 है। और कैसे पता लगेगा, वो ऐसे ही पता लगेगा, हमें गलती का कोई चांस नहीं बचेगा अगर इस तरह करेंगे। हम करने क्या लगे, इसका अगर एक्सपेंस हमने कैलकुलेट करना है 2023 का, अगर हमने ज्यूम किया है मानी ये वाली फिगर का, तो हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 1035 मल्टीप्लाई बाय 43। आंसर निकाल दें प्लीज। आंसर प्लीज। 9,000 को 1035 पे डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई बाय 43 करें। 373.92 इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। रूल्स फिर सेम, कॉस्ट ऑलवेज सेम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पैटर्न है क्या, हर साल इंक्रीज होती जाएगी, हर साल इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी, करके देख लें जरा। 21 पे क्या है, 10,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1035 मल्टीप्लाई बाय 45 करिएगा प्लीज। 391.30 हाँ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक बात है। 91.30 हर गुजरते साल के साथ उसकी लाइफ कम रहती जा रही है। ये वाला एलिमेंट सेम है, मल्टीप्लाई वाली होने वाली फिगर कम होती जा रही है, इस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जा रहा है। और सेम रूल है वही वाला, जिस तरह WDV में कम होता जाता है, हर गुजरती वैल्यू कम होती जा रही होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही एक बात थी। डन है जी, आगे चल सकता हूँ, चल सकता हूँ। वेरी मेजर कंसेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, वेरी मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है उसके लिए हमें बोर्ड इरेज कर देना चाहिए, आई थिंक सो, बोर्ड इरेज कर देना चाहिए। और हम इंशाल्लाह 10 मिनट में बोर्ड फिर भर देंगे, आखिरी 12 मिनट रह गए हमारे पास। ये रिस्पेक्टिव ईयर्स फिर और जो है रिस्पेक्टिव ईयर्स जी इनको फिर से जरा रिवाइज कर दें। अच्छा जी, पिक्चर्स ले लिए, ओके। देखें जी, मैंने कहा कि हमें रिस्पेक्टिव ईयर के कुछ ऑर्स बताए गए होंगे। इस साल ये मशीन ने इतने ऑर्स काम किया है, तो जितने साल उस मशीन ने काम किया है हम उतने साल की, उतने ऑर्स की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट उसके ऊपर चार्ज करेंगे। उस मशीन ने पूरी ज़िंदगी में ये करना था, इस साल उसने ये किया, हमने उतने ईयर्स ऑर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी।
रिस्पेक्टिव ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर रिस्पेक्टिव ईयर्स, और दोनों बातें सेम है। उस साल में कितना उसने काम किया, अगर यूनिट्स में था तो यूनिट्स में कितना किया, और अगर ऑर्स में था तो ऑर्स में कितना किया उसने। अब हमारे पास मेजर FAR1 जहां पे पूरी लगाएंगे, हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, बला बला सारा। होता क्या है, कंपनी स्ट्रेट लाइन लगा रही होती है, यकदम से उसके दिल में ख्याल आता है कि यार स्ट्रेट लाइन सही नहीं है, वहाँ WDV लगाने लगा, मैं WDV लगाने लगा। बस इस बात को हमने देख के अपनी क्लास ख़त्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, एक होती है रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन, ये वाला यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं 2 कॉलम्स बनाने लगा। क्या, एक तो रिव्यू देखना है हमने, किस चीज़ का, यूजफुल लाइफ का, रेजिडुअल वैल्यू का। मेथड सेम चल रहा हो, उसने लाइफ और यूज रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दी। कैसे, उसने कहा 10,000 का एसिड, रेजिडुअल वैल्यू 1,000, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ 5, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। हमने कहा 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5। आंसर प्लीज बताइएगा जल्दी ज़रा। 9,000 ओवर 5 1600। कितना, 16 5 कितने होते हैं, 18 5, ठीक है। ओके जी, यहां तक बात ओके है। अब उसने कहा कि 31 दिसंबर 2022 पे, या यकम, अब देखें ये था 2021 का, ये था 2021 का, कॉस्ट थी 1/1/21 की। कहता 1/1/22 पे मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बुलाया, उसने मुझे आके बताया तुम्हारी रेजिडुअल वैल्यू 1,000 नहीं 2,000 है आज के बाद, और तुम्हारी यूजफुल लाइफ 5 नहीं है, तुम्हारी यूजफुल लाइफ 10 साल है। कोई एतराज, कोई एतराज प्लीज, कोई एतराज नहीं है। क्यों नहीं है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने वैल्यू बता दी। पॉइंट सिर्फ एक याद रखना है, अगर इस तरह के केसेस में अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो आपने समझना है कि कसम से सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई उस एसिड की। अब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आपने वहाँ से उसे आगे लेके चलना है। मतलब आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे जो भी हो, यहाँ पे जो इसकी WDV बच जाएगी, WDV से उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। क्यों, एसिड अब आपकी बुक्स में उतनी वैल्यू पे पड़ा है, अगर उस पर कोई मेथड अप्लाई करना चेंज हुआ है तो समझ लें अब आपका जो न्यू एसिड इस चीज़ के लिए है उसकी कॉस्ट ही वो है जो उसकी WDV बच गई है। कोई एतराज़ तो नहीं है इस बात पे, मुश्किल बात तो नहीं कही हुई मैंने, तो बस कर याद क्या रखना था, 10,000 में से 1800 माइनस कीजिएगा 8200, तो इस तरीके से WDV आ गई 10,000 माइनस 1800 8200। ये जो 8200 है ना, आपने बस यही एज्यूम करना है कि ये जो इसकी रेजिडुअल WDV थी असल में अब यही हमारे अगले फेज के लिए लिख रहा हूं, अगले फेज के लिए यही हमारी कॉस्ट है, कोई मसला नहीं, कॉस्ट कह दें। हमारी न्यू लाइफ अब यहां से स्टार्ट होने लगी है, तो एसिड की जो वैल्यू बच गई है ना अभी तक, वही हमारी अगली लाइफ है। क्या लाइफ होगी, अगर 31/12/22 पे जाएंगे हम, तो हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करने लगेंगे हम करेंगे 8200 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2000 डिवाइडेड बाय 10, 6200 ओवर 10 620। अब तो नहीं गलत किया, हाँ 620 आ गया। तो मसला यह था कि बस जब कभी भी इस तरह मेथड रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू हो जाए, आपने बस ये याद रखना है कि जिस ईयर से ये चेंजिंग हुई, चेंजिंग हमेशा 1 साल बाद अप्लाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लास्ट बात का, इस टॉपिक का मेन है जी ये था, जिस डेट पे ये चेंजिंग हुई है अब ये अप्लाई होगा 1 साल बाद जाके, यानी 31/12/22 को 1 साल गुजर गया, अब अप्लाई होगा। अगर 31/12/22 पे चेंजिंग होती तो आप 31/12/22 का जो कैलकुलेशन है वो इसी के मुताबिक करते।
चेंजिंग 31/12 अगर 22 को होती तो आपने इसको अप्लाई करना था 31/12/23 को जाके। आपकी FAR1 पूरी में सर यही बार 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 करेंगे इंशाल्लाह। डन? यहां तक कोई मसला हो, कोई इशू नहीं है। आखिरी पॉइंट आज के टॉपिक का क्या, चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड। और ये क्या था, चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्यों? यूजफुल लाइफ भी एस्टीमेट था, रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टीमेट थी, तो हमने अपना एस्टीमेट चेंज कर लिया। अब हम करने लगे, अभी जाके देख लीजिएगा, FAR1 की बुक खोल लीजिएगा, उसका चैप्टर नंबर 8 पूरे का पूरा यही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग मेथड। क्या, अगर हमने जाना पड़ गया स्ट्रेट लाइन से WDV पे, स्ट्रेट लाइन से WDV पे, 1/1/21 कॉस्ट थी 10,000, रेजिडुअल वैल्यू थी 1000, यूजफुल लाइफ थी कितनी, 5 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी ना, टाइम ज़ाया किया है। ओके, 10,000 माइनस 1000 ओवर 5, 1800। याद क्या रखना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर लाइफ 31/1/21 था, अब और मुश्किल करते हैं, 1/1/22 आया, 1/1/22 आया, फिर इसी मेथड से चार्ज होनी है। क्या, 10,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5, 1800। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है, कॉस्ट सेम रहती है, रेजिडुअल वैल्यू सेम रहती है, यूजफुल लाइफ सेम रहती है, इस वजह से ये भी सेम रहता है। रह गया 1/22 भी गुजर गया। आया 1/1, यार ये गलत किया, 1/1/21 को अगर ये बात थी तो 31/12/21 को ये काम हुआ, 31/12/22 को मेरे साथ ये काम हुआ। अब आया 1/1/23, हमने अपने एस्टीमेट चेंज कर लिए। हमने कहा स्ट्रेट लाइन नहीं सही, क्या सही है, WDV, स्ट्रेट लाइन टू WDV जाने लगे, स्ट्रेट लाइन से WDV जाने लगे। अब हमने क्या कहा, बस डेप्रिसिएशन रेट दे दिया। हमने कहा डेप्रिसिएशन रेट 10% अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखें, स्ट्रेट लाइन से WDV जाना है, 1/1/23 पे चेंजिंग होगी, 31/12/23 पे जाके अप्लाई होगी। याद रखने वाली बात क्या थी, अगर जब ये लगाने लगे हैं तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगना है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। आज तक की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट तो सेम रहती होती है 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें जल्दी से, 1800 जमा 1800, गलत तो नहीं बोल रहा, दो साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगी 3600, प्लीज कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 10%, 10,000 में से 3600 गए, 64 मल्टीप्लाई बाय 10, 640, ऐसे ही है जी। तो अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस ये आएगा जब हमने अपनी यूजफुल लाइफ को अगर इसके मुताबिक चेंज किया। इसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी हो, में कोई एम्बिग्विटी हो, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, देखें हमने यहाँ पे आए 2 साल का कम्युलेट किया, हमने कॉस्ट में से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके जो जवाब आया उस पर लगाया। क्या गलती नहीं करनी कि 10,000 पे रेट अप्लाई नहीं करना, अक्यूमुलेटेड WDV पे करना है, यही पॉइंट था। अब आखिरी बात, हमने WDV से स्ट्रेट लाइन जाना हो तो क्या करेंगे, वही वाली बात जो WDV एंड पे बचेगी, स्ट्रेट लाइन के लिए वही उसकी कॉस्ट होगी। समझ आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो कुछ नहीं डिफरेंट नहीं है, वही एज्यूम करते हैं। 1/1/21 कॉस्ट थी कितनी, 10,000 रुपए, 31/12/21 डेप्रिसिएशन रेट 10% था, 10,000 का 10%। देखिए मैंने 1 साल की भी डेप्रिसिएशन लेनी थी, मैंने कहा मेरी गलती ना हो, मैंने ये टेबल बनाया है, वहां पे नहीं बनाया ना, जब भी WDV पहले है टेबल बनाना है। 1,000 गई, कितनी रह गई, 9,000 रुपए WDV, कितनी, 31/12/21 की, फिर 31/12/22 डेप्रिसिएशन कितनी, 900, 10% अप्लाई किया तो 8100 आ गया जी WDV। कब 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 की, 31/12/22 की। यहां तक तो कोई एतराज नहीं है। मैंने फिर 1/1/23 को कहा ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू WDV टू स्ट्रेट लाइन, मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, मैंने कहा ओके क्या देते हो, उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू देता हूं तुम्हें 1,000 रुपए, यूजफुल लाइफ देता हूं तुम्हें
5 साल यूजफुल लाइफ देता हूं, 5 साल। अब एक और बात याद रखना, हाँ ख़त्म करता हूं इसे मैं, नया काम करते हैं। अगर 1/1/21 पे मुझे डाटा ये दिया होता, रेजिडुअल वैल्यू है तुम्हारी 1000, रेट है 10%, ठीक है जी, और यूजफुल लाइफ है 5 साल, 5 ईयर्स। कब दिया डेट? 1/1/21 पे ये डाटा दिया हुआ है। मुझे बताएं, ये काम यहां तक तो सेम होना था ना, 10% लगा के, उसमें तो कोई इसकी बात नहीं। अब देखना, मुझे बताएं, स्ट्रेट लाइन शुरू करने लगा। स्ट्रेट लाइन के लिए पहली चीज क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट क्या है यहां पे? यही 8100। इस पे कोई एतराज तो नहीं है ना इस बात पे? अब 8100 मेरी अब न्यू कॉस्ट है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी माइनस करूं? 1000 ही। यूजफुल लाइफ कितनी माइनस डिवाइड करूं? यही पॉइंट बताना था। 2 साल उसकी जिंदगी के गुजर चुके हैं, अब यूजफुल लाइफ डिवाइड होनी है 3 ईयर्स। बहुत क्रिटिकल टॉपिक पॉइंट था, एक दफा बता दिया, समझ लग गई आपको, मुझे पता है, आइंदा आप गलती नहीं करेंगे। अगर यूजफुल लाइफ यहीं पे बताई हुई हो, अगर यूजफुल लाइफ, हाँ अगर 1/1/23 पे जाके यूजफुल लाइफ हमें दोबारा बताता तो फिर वही लेनी थी, फिर वही लेनी थी। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ यहीं बता दी, यूज होनी है यहां जाके, तो 2 साल उसकी जिंदगी के यूजफुल लाइफ के कम हो चुके हैं, चाहे जिस मेथड से भी कम हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। 2 साल जिंदगी के कम हो चुके हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 7100 को 3 से डिवाइड कर दें, फिर वो यूज करेंगे। अगर यही 5 साल यहां पे बता देता है 1/1/23 पे, जैसे मैं यहां पे बताने लगा था, फिर हम 5 से डिवाइड करते। 7100 को 3 से डिवाइड कर दें, 23 6.6 होगा, इतना तो डिफरेंस नहीं है। कितना? 23 और 2300 कुछ रुपया होगा, बता दो। 2366 है, ओ कुछ भी बता दो, हमने कौन सा कैलकुलेशन देखनी है, हमने तो तरीका समझना है। अभी आपको एक बात बताइए कि अगर हमारे पास 5 साल है ना, तो हमें 3 हो गए हैं, तो कब होगा फिर 5 साल लेंगे? 5 साल कब होगा? देखें, अगर ये डाटा 1/1/21 को ना होता, वो कहता, ये देखें इस टॉपिक पे, वो कहता 1/1/23 पे WDV से स्ट्रेट लाइन पे जाने लगा हूं। अब जाके वो कहता कि तुम्हारे पास रेजिडुअल वैल्यू 1000 है और यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। अब 5 साल 1/1/23 पे चूंकि बता दिया है, 31/12/23 पे जब जाएंगे हम तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब मैंने जो उसका एस्टीमेट उसका 21 का लगाया था, इस वजह से मैं उसका, हाँ जी, अब 21 पे बताया हुआ है हमें, उसके बाद चेंजिंग में सिर्फ ये बता दिया कि आज मेथड चेंज हो गया, तो हमने कहा कि अब हमारे लिए न्यू कॉस्ट जो होगी वो होगी जो पिछले मेथड से रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी WDV बची है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? आज के लिए इतना ही, और भी बातें हमने करनी थी। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 पे। अल्लाह हाफिज़।